यार क्वेश्चन नंबर 11 तो अपन ने क्लास में किया है ना। सुपर पोजिशन में नहीं बताया था क्या मैंने कि अपन ने चार्ज को हटा दिया तो कैसे क्या सॉल्व करेंगे? क्या मैंने नहीं पढ़ाया ये क्वेश्चन? 11 तो सिंपल वही क्वेश्चन है ना। हाँ बिल्कुल, नोट्स में मिलेगा तुम्हें ये क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो 12। जिसका भी ये क्वेश्चन है बहुत आसान है। देखो हमें एक सर्कल दिया गया है और यहाँ पे हमें चार चार्जेस कौन कौन से हैं। इधर है -Q, इस तरफ भी है, इधर है +Q, फिर -। ऐसा ही डायग्राम है और यहाँ पे Q चार्ज प्लेस किए हुए हो। सोचो, ये नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, F से खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये धक्का देगा और ये भी धक्का देगा। डायरेक्ट समझ में आता है कि 2F√2 यानी कि 2√2F, और 2√2F की जगह क्या लिखोगे? KQQ/R²। आंसर। नहीं क्या क्वेश्चन नंबर 12 में? जिसका डाउट है देखो यस का मैसेज करो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में है टू चार्जेस -Q0 एंड -4Q0। देखना ध्यान से। -Q0 और -4Q0। हम थर्ड चार्ज कहाँ पे प्लेस करें जिससे कि ये सभी इक्विलिब्रियम में रहे? ठीक है, तो देखो माना कि यहाँ पे हम कोई Q चार्ज प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इधर से ये डिस्टेंस मैं x मानूंगा तो ये डिस्टेंस हम L-x कह सकते हैं। हाँ 16 अपन ने क्लास में किया है। तो देखो ये इस पे इधर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इधर करेगा, तो ये फोर्स Q0 की वजह से है और ये फोर्स 4Q0 की वजह से है। क्या लिखोगे? KQ0 Q डिवाइड बाई x² बराबर K 4Q0 Q/L-x का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ से आएगा 1/x इक्वल्स टू 2/L-x, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा L/3। मतलब सिंपल है कि हमें इस चार्ज को कहाँ पे प्लेस करना है? L/3 पे। अब हमें इस कंप्लीट सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। हम जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं बट मैं फॉर्मूले बनाने में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी तुम्हें याद रहेगा, 3-4 मंथ बाद तुम्हें याद रहेगा क्या? तो अपन फिजिक्स को फिजिक्स की तरह ही रहने दें, केमिस्ट्री ना बनाएं। ये मेरा मानना है, और ये इसमें क्या कुछ फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। देखो तो सही, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं। अब इस Q0 को हम देखें तो ये 4Q0 इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा और ये प्लस अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पे देखो, फोर्स ड्यू टू 4Q0 एंड फोर्स ड्यू टू Q, दोनों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा K 4Q0 Q Q0/L² बराबर K Q0 Q डिवाइड बाई L/3 का होल स्क्वायर। अब इधर से तुम्हें पता लग जाएगा Q की वैल्यू, और इतना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि Q कैसा रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा तभी तो इन दोनों को अट्रैक्ट करके स्टेबल यानी कि इक्विलिब्रियम में रख पाएगा। तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21।
ठीक है। कल का डाउट क्लास रहेगा, कल डाउट क्लास 11:30 से, है ना? 11:30 कल मॉर्निंग में, ठीक है। 11:30 11:30 पे मैं ग्रुप पे लिंक पोस्ट कर दूंगा। उस लिंक को तुम ज्वाइन करके डाउट क्लास में आ सकते हो, ठीक है। हाँ, अपन मेनली इलेक्ट्रो के डाउट सॉल्व करेंगे। इन केस किसी को डाउट्स ना हो तो फिर अपना टाइम वेस्ट करने मत आना, सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। जिसे डाउट हो वही आएगा डाउट क्लासरूम में, ठीक है। होमवर्क के डाउट्स अपन यहीं पे डिस्कस करेंगे, इसी क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। उधर डाउट सेशन में एचसीवी वगैरह एक्स्ट्रा मटेरियल के अपन डाउट डिस्कस करेंगे। बिगनर बॉक्सेस अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, तो बिगनर बॉक्स 1 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड सर 7 वाला, यार धीरे धीरे बताते हो। 7 में क्या गिवन है? इधर एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक माइनस चार्ज है, ठीक है। हमसे बोला गया a third point charge is to be balanced। देखो, हमें थर्ड चार्ज को रखना है ताकि बैलेंस हो जाए। देखो सिंपल है। अब यहाँ पे समझ में आता है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। कहीं पे हम एक पॉजिटिव चार्ज रख के देखें सिंपल, तो ये इसे धक्का देगा और ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। कहने का मतलब कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें जीरो, मतलब ऐसा कोई पॉइंट मिले जिस पर नेट फोर्स जीरो हो। तो हमें या तो इस तरफ देखना होगा या तो इस तरफ देखना होगा। सपोज करो हमने इधर से एक्स डिस्टेंस पे कोई मैंने क्यू नॉट चार्ज प्लेस कर दिया, तो इस क्यू नॉट पे ये किधर फोर्स अप्लाई करेगा? इधर। ये किधर अप्लाई करेगा? इधर। पॉसिबिलिटी है कि दोनों का समेशन जीरो हो सके। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में बताऊंगा, न्यूट्रल पॉइंट के कॉन्सेप्ट जहां हम देखेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये फोर्स क्या होगा, के क्यू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यही होगा, सिंपल है ना। अब समझते हैं ध्यान से, इन दो फोर्सेस को बराबर करो। के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसे कैंसिल होगा और 1/L+x बराबर होगा 1/x। तो x बराबर है L+x। तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो कंडीशन है ये कभी वैलिड हो ही नहीं सकता। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में कभी तुम्हें न्यूट्रल पॉइंट या ऐसा पॉइंट जिस पर नेट फोर्स जीरो है हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? यस का मैसेज करो। और कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या बिगनर बॉक्स 1 के? बिगनर बॉक्स 1 के किसी और क्वेश्चन में डाउट है क्या? नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिया? एचसीबी में डाउट है क्या? कौन से क्वेश्चन में है? इजी थे सारे, नहीं क्या? क्वेश्चन नंबर 9, 7। बिल्कुल बिल्कुल, इजी थे यार। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9। अभी कर लेते हैं, अब आ गया मॉड्यूल, मतलब बुक हाथ में, तो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने के लिए, करने के लिए अपने को ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ना होगा। टू चार्जेस, इतना इतना प्लेस सेपरेशन, इतना लोकेट द पोजीशन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से तुम सॉल्व करते और यहाँ पे तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाती।
है ना? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो मैं तुम्हें एक रफली आइडिया दे देता हूँ, वैसे ये टॉपिक तुम डिटेल में पढ़ोगे आगे। हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर Q1 है Q2 है। तो देखो इसमें कोई भी इसके बीच में कहीं पे जीरो फोर्स वाले पॉइंट्स पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे कहीं मैं P पॉइंट अज्यूम करता हूँ जिसमें मैंने Q चार्ज रखा है, तो ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, तो पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का समेशन जीरो हो सके। समझना? अच्छा, या तो ये दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी ये सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है। हाँ, अब अनलाइक चार्जेस होंगे, प्लस Q1 है मान लो, एक माइनस Q2 है, तो ये रीजन या ये रीजन में तुम्हें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा या उस वाले पॉइंट पे जीरो फोर्स लगेगा। तो हमें ये सिंपल कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि अब सेकेंड चार्ज नेगेटिव है तो तुम इधर पॉइंट मान सकते हो या इधर मानोगे, आंसर सेम आएगा, कहीं भी मानो नेगेटिव आया, मतलब हमें इस तरह मूव करना होगा। ये टॉपिक तुम डिटेल में भी पढ़ोगे। और प्रॉब्लम बताओ क्या कर लोगे तो बताइए। देखो एक चार्ज हमारे पास 2 into 10 का माइनस 6, हमें कहाँ पे थर्ड चार्ज को लोकेट करना है जो नेट फोर्स जीरो फील करे। ठीक है, देखते हैं। मानता हूं कि मैं इधर से एक, इधर से मैंने एक्स डिस्टेंस पे प्लेस करा है इन चार्ज को, और इन दोनों के बीच लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो मैं एल मान लेता हूँ। एल को मैं 10 एंड में लिख दूंगा। ठीक है, सोचो ये पॉजिटिव अपनी तरफ धक्का देगा और वो नेगेटिव अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। इसे मैं F1 कहूँ, इसे मैं F2 कहूँ, तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या करना होगा? F1 F2 का बराबर होना होगा। F1 क्या लिखेंगे? K2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। F2 क्या लिखोगे? K इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू डिवाइड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो। के क्यू से के क्यू कैंसिल, 10⁻⁻6 कैंसिल, तो 2/x² इक्वल्स टू 1/l+x का होल स्क्वायर। अंडर रूट लो दोनों तरफ, तो इधर आएगा √2/x बराबर 1/l+x। तो x सिंपल आएगा, x में लिखूंगा √2x माइनस 1, √2 - 1x इक्वल्स टू √2l। सही लिख रहा हूँ क्या? नहीं, ये 1 माइनस आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस √2। तो x बराबर कितना आया? √2l/1 - √2 इतना। अब देखो तुम देखोगे कि ये नेगेटिव है, ये जो वैल्यू है ना ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का क्या मतलब कि हमें इस पॉइंट से इस तरफ मूव करना होगा, मतलब हमें न्यूट्रल पॉइंट कहीं इधर मिलेगा। कुछ आया समझ? तो न्यूट्रल पॉइंट उधर मिलेगा, तो मैं फाइनल आंसर बताऊं तो x डैश इक्वल्स टू l+x, तो मैं इस तरफ आना होगा। समझना ध्यान से। तो तुम क्या करोगे? सिंपल करोगे कि √2l डिवाइड बाई √2 - 1 में से l माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये टॉपिक तुम डिटेल में पढ़ोगे, अगले लेक्चर में ही पढ़ोगे शायद। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Estimate the number of electrons in 100 gram of water. How much in the total negative charge of this electron? 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या करोगे? 100 ग्राम को, हाँ मैं फिर भी बता देता हूँ, 100 ग्राम को सबसे पहले तो मोल में कन्वर्ट करोगे 100 डिवाइड बाई 18 से। ठीक है, तो मोल में कन्वर्ट हुआ तो H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 + 2 10। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो तुम सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करोगे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, और फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट डे का होमवर्क है, HCB 10 तक तो था ही, एडिशनल 11 से वेट नहीं पता मुझे, किस चीज का वेट नहीं पता तुम्हें? अरे तुम अपना खुद के वेट से, ये HCB थोड़ा सा रियलिस्टिक क्वेश्चन है। तुम्हारा जो मतलब मान लो तुम 40 किलोग्राम के हो, तो तुम्हारा वेट कितना हुआ? 400 न्यूटन। तो उस 400 न्यूटन से आंसर को कंपेयर करने को कहा गया, बस, बाकी कुछ नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट्स लिखवा दिए थे क्या? ठीक है। ठीक है, याद आ गया। देखो, अब पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ध्यान से देखना, इधर हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस तरफ हमारे पास नेगेटिव क्यू चार्ज है, और हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं। कहाँ लिखना चाहते हैं? पी पॉइंट पे। तो देखो सिंपल, यहाँ से मैं एक लाइन ज्वाइन करूं, और इस पी पॉइंट पे हम लिख सकते हैं कैसे? देखो, पहली बात तो तुम्हें डायरेक्शन के बारे में बताया गया था। डायरेक्शन के बारे में क्या बताया गया? कि एक टेस्ट चार्ज पे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। याद है क्या तुम्हें? तो यहाँ पे हम यदि टेस्ट चार्ज रखें तो ये किधर फोर्स अप्लाई करेगा? अब इस तरफ, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है। मानो इसे मैं यदि आर वेक्टर कहता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू पी, तो हम सिंपल के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो क्या लिखूंगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर का एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं ना। सिमिलरली इस वाले पॉइंट्स को हम देखें, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ। और हमारा जो वेक्टर है वो आर वेक्टर किस तरफ है? आगे की तरफ। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे यदि मुझे मैग्नीट्यूड लिखना हुआ, तो मैं लिखूंगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसी को यदि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर और माइनस आर कैप। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो, बढ़िया, नोट करना। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना।
ईपी के ऊपर एरो दिया तो है, देखो ना यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लिखा था इसलिए नहीं लिखा, और यहाँ पे मैंने वेक्टर दिया इस वजह से यहाँ पे लिख दिया था एरो। ठीक है, हाँ वेक्टर वाला एरो दिया हुआ तो है ना, ये देखो ना, दिया तो है। अरे एक ही, अब मैं बार बार ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं तो इसे अपन भी वेक्टर का सिंबल ही मानते हैं। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं हर बार ऐसे एकदम सुंदर सा लिखूं, ऐसा क्या? आर क्यू नहीं होगा, अरे मैंने यहाँ यूनिट वेक्टर लिखा है, देखो तो सही, यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर लिखा है, तो मैं आर क्यू क्यों करूंगा? बार फॉर एवरेज, बहुत बढ़िया, सही, अच्छा है। बट यहाँ पे फिजिक्स में ये वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मैथ्स में करना तो। आगे बढ़े क्या? देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इधर हमारे पास 2 × 2 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज है, और इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया गया 2,3, और इधर हमारे पास 6,5, और ये हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है। एक्स एंड वाई इधर गिवन है, ये भी मीटर में है और इधर ये भी मीटर में है। हमसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट पी। करो तो सॉल्व। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट पी। कोऑर्डिनेट्स क्लियर नहीं दिख रहा क्या? 2,3 है इधर, 2,3 और 6,5। पी पे चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम। दिख तो रहा है यार, नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? फोन का ब्राइटनेस बढ़ाओ। हम्म देखो करते हैं सॉल्व। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट पी, ये हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखना, सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे करेंगे? तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के लिए हमें यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, x2 - x1, तो 6 - 2 का स्क्वायर, और यहाँ से 5 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो तो √4 का स्क्वायर आएगा 16, और 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो इधर से आएगा √20, जिसे ऐसे रहने देते हैं। ये आएगा क्या? सही है ना? तो अब मैं सिंपल लिखूंगा
9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6 आर स्क्वायर क्या लिखोगे 20। सही है। तो देखो इससे ये कैंसिल, इसको इधर करके ये 9 रहने दो और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻², है ना। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। सही है क्या। 9 इंटू 10⁻² मैग्नीट्यूड आ गया, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। टेन रेज़ टू पावर 6 का स्क्वायर क्यों होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना ईशान। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़ाया गया है ना, क्यू स्क्वायर थोड़ी ना बताया गया है। हम्म। अब हम इसमें यूनिट वेक्टर लिखेंगे। देखो आर वेक्टर क्या लिखोगे, सिंपल 6 - 2 यानी कि 4i कैप प्लस 2j कैप, यही लिखोगे। अब इसका मुझे यूनिट वेक्टर लिखने बोला जाए तो मैं क्या लिखूंगा 4i कैप प्लस 2j कैप डिवाइड बाई √20, ये तो लिखोगे। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा E बराबर 9 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन की बात करें तो 4i प्लस 2j डिवाइड बाई √20। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। 10⁻⁻1 क्यों होगा, अरे मैंने ये जो 7 लिखा है ना ये 6 की जगह लिखा है। ये देखो ये जो 10 है ना इसको मैंने एडजस्ट किया है, ये जो मैंने नीचे से 0 हटाया है ना इसे एडजस्ट किया है। ठीक है। नोट करो अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व करेंगे। -5 माइक्रोकुलम 1,2,3 और यहाँ पे कोई पी पॉइंट है 2,3,4। ठीक है, इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना है। करो तो, डिस्टेंसेस मीटर में गिवन है।
बढ़िया, सही है। देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो हम यहाँ से डिस्टेंस सॉल्व करेंगे, तो तुम्हारा डिस्टेंस √3 आया होगा, सही है ना। और यदि मैं आर के लिए यूनिट वेक्टर लिखना चाहूँ, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई √3, यही आया है क्या? सही है ना। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके जस्ट अपोजिट होने वाली है, तो मैं ईपी क्या लिखूंगा बताओ? केपी सॉरी KQ अपॉन R² और माइनस R यूनिट वेक्टर, सही है। तो यहाँ से ईपी इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ क्यू किसके बराबर है? 5 माइक्रोकुलम, तो 5 × 10⁻⁶। आर कितना होगा? तो आर यहाँ पे 3, और यहाँ पे लिख दें आई कैप जे कैप के कैप डिवाइड बाई √3, और एक एडिशनल माइनस साइन बाहर लगा देते हैं। तो देखो इससे ये कैंसिल हुआ, और ईपी बराबर आया 15 × 10⁻³ +3 और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई √3, और एक आगे माइनस साइन। आंसर समझ आया हो तो इसका मैसेज करो। तो इसमें आई थिंक कहीं कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ें क्या? साइन कैसे डिसाइड करेंगे? तुम्हें बार बार बताया गया कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो ये तुम्हारा आर वेक्टर ये है, और तुम्हें ये लिखना है, तो माइनस का साइन तो आएगा ना। आया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, लिखो हेडिंग। अब सेकेंड, मतलब ये था फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इधर ध्यान देना। अब तुम्हें 5 से 10 मिनट 100% अटेंशन के साथ तुम्हें बोर्ड पे देखना है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ उसको थोड़ा रिपीट करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा कंटेंट है। तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना, ठीक है? देखो ये हमारे पास लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज, और इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट पे इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। क्या चाह रहे हैं हम? कि इस लाइन चार्ज से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, जो ये डी डिस्टेंस के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट पी और लाइन चार्ज के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? डी के बराबर है, ठीक है? अब हमें ये काम करना है, और भी हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि इस एंड को जब हमने पी पॉइंट से मिलाया, और इस एंड को जब हमने पी पॉइंट से मिलाया, तो इधर का एंगल और इधर का एंगल हमें गिवन है। क्या गिवन है? तो इधर है अल्फा, और ये एंगल हमें बीटा गिवन है। तो पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो, पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो। ये अलग से सेपरेट डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है। और हमें यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, लैम्डा।
डन। देखना अब, देखो, हाँ, अब हमें इसका मैं अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना है। मैंने क्या करा कि थीटा एंगल ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहा है, जिसके लिए एंगल हमें पता है डी थीटा, और इस लाइन से वाई हाइट ऊपर इस एलिमेंट का जो थिकनेस है ये है हमारे पास डी वाई। ठीक है, ध्यान से देखना। अब सोचो, यदि मैं इस डी वाई एलिमेंट की वजह से तुमसे मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, एक एक लाइन ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैं तुमसे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ। ठीक है, इस एलिमेंट की वजह से मैं तुमसे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ। तो पॉइंट चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है। सिंपल। अब ये पॉजिटिव है तो मुझे इतना तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? तो एक इधर और एक इधर। कंफर्म बात है। अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीई कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीई साइन थीटा। बोलो, लिख सकते हैं डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। अब देखो, यहाँ पे हम जैसे बाकी क्वेश्चंस में क्या करते थे, इधर का भी होगा, इधर से डी कॉस थीटा डी साइन थीटा होगा, डी साइन थीटा से डी साइन थीटा कैंसिल होगा। ये हम यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन के इनिशियल में ही गिवन है कि अल्फा और बीटा एंगल अनइक्वल है डेफिनेटली। क्योंकि दोनों एंगल सेम रहता तो मैं अल्फा अल्फा लेता या फिर बीटा बीटा लेता, बट अल्फा बीटा दो एंगल डिफरेंट डिफरेंट है। इस वजह से हम इस बार डी साइन थीटा को कैंसिल नहीं करेंगे, हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मैं इस ट्रायंगल से कुछ इंफॉर्मेशन लिखना चाहता हूँ, इस ट्रायंगल से। ठीक है, इस ट्रायंगल से मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिखना चाहता हूँ, और मैं मानता हूं कि इधर का ये डिस्टेंस है आर के बराबर। सोच के बताना, क्या मैं टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई डी लिख सकता हूँ? तो वाई किसके बराबर होगा? डी टेन थीटा के। यदि मैं इसे डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, तो सेक स्क्वायर डी थीटा लिख सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेम इसी ट्रायंगल को, यहां से कोई दिक्कत नहीं है ना टेन थीटा का, तो हम देखो अच्छे से, सही है, एक नंबर है। चलो, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई, हम डीई के बारे में सोचते हैं। डीई के बारे में हम सोचते हैं, हम डी के बारे में लिखना चाहते हैं। क्या लिखेंगे बताओ? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही लिखोगे। क्या लिखोगे? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कंफर्म बात है, अच्छी बात है, सुनना ध्यान से। तो एक तो मुझे ये समझ में आया कि डीई जो है वो सिंपल डी क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर है। और आर स्क्वायर को तुम चाहो तो आर को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सिमिलरली तुम चाहते तो यहाँ पे डीई बराबर के डी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, अब मैं उस कंपोनेंट की बात करूंगा जो लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर है। कौन सा है बताओ? ये वाला है, दिख रहा है ना सभी को? अंडर रूट नहीं आएगा ना? अरे हाँ सही, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, सही बात। हाँ ठीक है, दिखने लग जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, सब दिखेगा। हाँ देखो, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा परपेंडिकुलर बताओ? कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास? डीई कॉस थीटा। तो मैं सिंपल लिखूंगा ई परपेंडिकुलर बराबर डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, यही आएगा सिंपल। अच्छा, मुझे बताओ, क्या मैं डी क्यू लैम्डा डी वाई लिख सकता हूँ क्या? मुझे बताओ, लिख सकता हूँ डी क्यू बराबर लैम्डा डी वाई, क्योंकि लैम्डा डी क्यू बाई डी वाई हो जाएगा, है ना? और सुनना ध्यान से, लिख सकते हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। और डी वाई किसके बराबर है? डी सेक स्क्वायर डी थीटा के। तो मैं चाहूं
तो डी क्यू को ये भी लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू डी वाई, या फिर लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये मैं डी क्यू की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ। करते हैं रिप्लेस। देखो, तो डीई में क्या लिखूंगा, के लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, और इसी का इंटीग्रेशन। एक एक लाइन अपने को ध्यान से सुनना है। देखो y में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डी टेन थीटा। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे y की जगह मैं डी टेन थीटा रखूं तो क्या होगा, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो डी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, तो मैं लिखूं के लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन अपॉन सिंपल डी स्क्वायर कॉमन लेके वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो एक एक स्टेप। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर के। तो इससे ये कैंसिल होगा, एक डी से एक डी कैंसिल होगा, और जो मुझे इंटीग्रेशन का सिंबल के साथ मिल रहा है वो मिल रहा है के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तुम्हें यहाँ तक समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। कुछ भी नया काम नहीं किया हुआ, एकदम सिंपल सिंपल चल रहा है अपन, है ना? सही है, बहुत ही बढ़िया। अब एक बात सोच के देखो, एक बात सोच के देखो, इस कंप्लीट इंटीग्रेशन की जगह मैं तुमसे कहता कि मैं पैरेलल टू द लाइन चार्ज की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बात? पैरेलल टू द लाइन चार्ज। सोचने वाली बात है। अब यहाँ कॉस की जगह साइन आ जाता है ना, कॉस की जगह क्या आता, साइन। तो क्या मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकता हूँ? क्योंकि देखो कंप्लीट इंटीग्रेशन में यहाँ पे कॉस आया है, तो ये मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा ताकि हमारा कैलकुलेशन बचेगा। तो पहले तुम इतना नोट करो, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। लिमिट के बारे में मैं बताता हूँ। इसके बाद हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इस एक्सप्रेशन को y बराबर डी tan थीटा है ना, इसे मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। सोचो।
नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। देखना अब मैं साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना है ना। देखो इसी एक्सप्रेशन को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ। देखो तो ई परपेंडिकुलर का कंपोनेंट क्या आएगा, के लैम्डा बाई डी में बाहर निकाल सकता हूँ। और मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉस थीटा डी थीटा का करना है। अब मुझे लिमिट के बारे में सोचना है, बहुत ध्यान से सोचना, ये मेन पार्ट है इसका। सभी ध्यान से देखो, इधर लिमिट हम देख रहे हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर से अल्फा एंगल ऊपर दिया और बीटा एंगल नीचे दिया। सोच के देखो, क्या मेरा दोनों ही सेंस अपोजिट है क्या? यदि मैं इसे पॉजिटिव मानूंगा तो इसे मुझे नेगेटिव मानना होगा। सही है, मतलब मैं लिमिट लूंगा माइनस बीटा से लेके अल्फा तक। सही, बिल्कुल। क्या लूंगा, माइनस बीटा से अल्फा तक। एक बार फिर देखो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो देखो ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज में, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या करा कि इसे मैंने पॉजिटिव मान लिया तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं लिमिट कहाँ से लूंगा, माइनस बीटा से अल्फा तक। करते हैं इंटीग्रेट। तो ई परपेंडिकुलर बराबर के लैम्डा बाई डी, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन और लिमिट माइनस बीटा से अल्फा। तो यहां से आ जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा माइनस प्लस साइन बीटा। ये आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हाँ बिल्कुल, वहां भी तुमने सॉल्व किया होगा, बिल्कुल सही। चलो यहाँ तक हो गया होगा, तो हमने ई परपेंडिकुलर का काम कर लिया। अब हम करेंगे ई पैरेलल का काम। अब हम क्या करेंगे, ई पैरेलल का काम। और एक चीज और, इसे हम ना मॉड के साथ याद रखेंगे, ठीक है, मॉड के साथ। मतलब इससे हम जो भी रिजल्ट निकालेंगे वो पॉजिटिव निकालेंगे, ठीक है। क्यों, इसका रीजन बताऊंगा। चलो अब हम पैरेलल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ये था परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ध्यान से देखना। देखो अब हम बात करते हैं पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ई पैरेलल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ के लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा और लिमिट माइनस बीटा से अल्फा। और तुम्हें याद होगा साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और इसे हम लिमिट रखें तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ मॉड के साथ के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। लिख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से। मॉड लगा दिया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा लिखो या कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो ये है हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट।
नहीं 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 नहीं, अरे मान लो मैंने रॉड का ओरिएंटेशन ऐसे कर दिया तो सोचो, है ना, रॉड का ओरिएंटेशन ऐसे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए मैं मॉड के साथ अपन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, पहले नोट करो। सब बताता हूँ, रुको एक मिनट। पहले तुम्हें ये दोनों फॉर्म समझ में आया। अब मैंने कॉस अल्फा माइनस क्या इवन फंक्शन कह रहे हो, cos alpha minus cos beta, cos is even function, so wouldn't it be this? हाँ लिख सकते हो, देखो पॉइंट क्या है समझो, मैंने मॉड लगा दिया है ना, मॉड लगा के अपन जो भी प्रॉब्लम रेज हो सकता है सबको हटा दिया। अब मुझे पहले ना मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर तुम्हें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये अब तो नोट कर लिए। अब मैं एक एक पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने मॉड क्यों लगाया, इसके पीछे रीजन क्या है, ये ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे मानो पी पॉइंट है इस तरीके से। देखो सबसे पहले तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि जो डी डिस्टेंस है ना वो हमेशा हम परपेंडिकुलर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इधर का एंगल अल्फा है और ये एंगल हमारा बीटा है। क्लियर दिख रहा है तुम्हें कि यहाँ पे अल्फा है बीटा से कम, ठीक है। सोचो एक और मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक और इस केस में मैंने क्या कहा है कि अल्फा और बीटा बराबर है। इधर अल्फा है और इस तरफ बीटा, और अल्फा बराबर है बीटा के। इधर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, इधर भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। अब यदि मैं तुमसे एक रफली आइडिया पूछूं कि इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, एक रफली आइडिया मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पहले मैं सेकेंड डायग्राम के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ। तो इतना तो आइडिया लग रहा है ना कि ऊपर और नीचे का सेगमेंट इक्वल है। ऊपर और नीचे का सेगमेंट क्या इक्वल कैसे, अल्फा बीटा और बराबर है। सोचने वाली बात है, यदि तुम मेथड में अल्फा बराबर बीटा रखते हो तो ई परपेंडिकुलर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो आएगा, बट ई पैरेलल जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो, क्योंकि हमें cos अल्फा माइनस cos बीटा का टर्म मिला था। तो अल्फा बराबर बीटा है, दैट मींस cos अल्फा cos बीटा से तो कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब पैरेलल कंपोनेंट नहीं आएगा। अच्छा, क्या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि ऊपर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि मैं ऊपर हाफ अपर हाफ की मैं बात करूं, अपर हाफ की, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ध्यान से देखना, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। और नीचे की मैं बात करूं तो ये इस तरीके से देगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे और इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट्स ऊपर नीचे ने कैंसिल कर लिया है। क्या मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ क्या इस चीज को, बिल्कुल समझ सकते हैं। मतलब इसमें जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, डायरेक्शन हमें पता लग गया। हम क्या करते हैं, हाँ हम क्या करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करते हैं और सिंपल वेक्टर का जो आई कैप है वो लगा देते हैं, हमारा काम हो जाता है। चलो हम इस पे आते हैं। इसमें अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि इतना
पार्ट, इतने पार्ट को कैंसिल कर दिया देखो, और इतना पार्ट हमारा रिमेनिंग रह गया, तो इतना पार्ट रिमेनिंग रह गया, तो ये अपनी तरफ से ये खुद का डोमिनेंस दिखाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो इसका जो मुझे कंपोनेंट्स मिलेगा वो इधर मिलेगा और इधर मिलेगा। बोलो कुछ समझ में आया क्या? लॉजिक है लॉजिक। सोचो सोचो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे पी पॉइंट पे इस लाइन चार्ज की वजह से सिर्फ डायरेक्शन बताओ, तो मुझे सिंपल दिख रहा है ना कि पैरेलल कंपोनेंट तो होगा, सॉरी परपेंडिकुलर में कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है पैरेलल में। पैरेलल में मैंने क्या करा कि इधर का साइन जो होगा वो इतने के साइन को कैंसिल करेगा, बट इतना का साइन तो रह जाएगा ना, और इतने का साइन ऊपर की तरफ ही तो देगा। कुछ आइडिया लगा क्या? तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल क्या करना है कि परपेंडिकुलर हो या पैरेलल, हमें सिंपल मॉड तरीके से याद रखो, है ना, मॉड के साथ याद रखो, और बस डायरेक्शन के लिए आई कैप जे कैप हम लॉजिकली लगा दे देख के। अब इससे फायदा क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। पहली बात, यदि मैं कंप्लीट मेथड से चलता तो यहाँ पे कॉस बीटा माइनस अल्फा रखना होता, यहाँ पे मैं बीटा रखता, यहाँ पे अल्फा रखता, और ये खुद ही साइन मुझे दे देता। बट पॉइंट ये है कि अभी तो मुझे याद है कि हाँ मैंने अल्फा इसे माना था, बीटा इसे माना था, अभी प्रॉपर तरीके से याद है, 10 दिन तक याद भी रहेगा, 1 मंथ तक याद रहेगा। 3-4 मंथ के बाद जब मैं इसी चीज के इसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो शायद हो सकता है मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि मैंने ऊपर को बीटा माना था या ऊपर को अल्फा माना था, क्या माना था। मान लो डायग्राम को ओरिएंटेशन चेंज कर दिया जाए तो भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या करा, मैग्नीट्यूड अलग सॉल्व कर लिया, लॉजिक से डायरेक्शन सॉल्व कर लिया। जैसे अभी तक वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे थे, वैसे इसे भी कर रहे हैं, हमने मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग, फिर आई कैप जे कैप जो भी होगा लगा देंगे। तुम्हें ये टॉपिक, ये जो डायरेक्शन वाला पॉइंट समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। ये सेम इसी तरीके से जो यहाँ पे कैंसिल हुआ है ना, वैसे ही सोचो, दिमाग लगाओ, ऊपर का जो हाफ है इसकी वजह से इधर की तरफ आएगा, तो इसके इधर के कंपोनेंट्स इधर कंपोनेंट्स, सिमिलर कंपोनेंट्स इधर भी मिलेंगे, तो कैंसिल हो गया ना। ये कैंसिल तब हुआ जब अल्फा बराबर बीटा था। मैं कह रहा हूँ कि सेम एंगल यहाँ पे सबटेंड कर लो, तो ये एंगल के जो साइन कंपोनेंट है और इधर के जो साइन कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो गए ना, तो रिमेनिंग इसके साइन कंपोनेंट तो बचे रहेंगे ना। ईशान तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। सर कैन यू शो हाउ टू प्लीज apply limit in parallel to the line charge 1? कौन सी लिमिट रखने की बात कर रहे हो? एक मिनट रुकना। हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि माइनस कॉस थीटा है और उसकी लिमिट से माइनस बीटा से अल्फा। तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस और ब्रैकेट में माइनस बीटा होगा, तो माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, इवन फंक्शन है, तो कॉस ऑफ माइनस हम्म बीटा कॉस बीटा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा हम्म माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। हम्म। तो सर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा तो आया ही नहीं इसमें। अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो ठीक है बताता हूँ, माइक म्यूट कर लो। मतलब तुम वहीं पे अटके हुए हो अभी तक नहीं? देखना,
इसका डाउट क्या है, इसका कहना था कि माइनस कॉस थीटा है और इसमें हमने लिमिट क्या रखा था, माइनस बीटा से अल्फा। ठीक है, तो हमने माइनस कॉमन निकाल लिया और कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ माइनस बीटा ये लिखा। ध्यान से देखो, तो ये माइनस ऑफ कॉस अल्फा, ये माइनस ऑफ कॉस बीटा आया। अब इस माइनस को तुम इंट्रोड्यूस करो अंदर की तरफ, तो क्या ये ऐसा नहीं लिख सकते हो, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है जो तुम इतना कंफ्यूज हो रहे थे, बताओ। हम्म, चलो डायरेक्शन वाला पार्ट ये नोट करना जल्दी से। ये दोनों नोट करो, डायरेक्शन हेडिंग लिखते हुए नोट करो। फिर इस पे बेस्ड अपन 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से अपने को समझ आएगा। दिव्यांश तुम्हें समझ में आ गया क्या, जो ईशान कह रहा था तुम सपोर्ट कर रहे थे, समझ आ गया क्यों गलत कर रहा है वो। हाँ, जब कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो प्रॉपर ओपन करके देख लो, सब कुछ पता लग जाएगा। हम बिना लिखे हुए माइंड में सोचते रहते हैं और पता लगता है हम गलत सोच रहे होते हैं। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। हाँ, चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लैम्डा चार्ज डेंसिटी, इधर से इस टाइप का सिचुएशन दिया गया है। ये लेंथ हमें 10 मीटर गिवन है, 37 डिग्री, 53 डिग्री। इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया इन वेक्टर फॉर्म। फाइंड ईपी। सभी क्वेश्चन में यही सॉल्व करना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, एंगल है ये 30 डिग्री, इस तरफ है 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस है 2 मीटर, और इस पी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा गया। करो तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व। रेफरेंस के लिए इधर हमने एक्स एक्सिस माना है और इसे हमने वाई एक्सिस माना है।
डन, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। बस मुझे तुम बताओ, ऑप्शन टिक करके मतलब मैसेज करना, कौन सा डायरेक्शन लेना है मुझे, 1 या 2? कौन से डायरेक्शन में मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बताओ। फर्स्ट डायग्राम को देखो, फर्स्ट या सेकंड, सभी को मैसेज करना है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो फर्स्ट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इधर 37 इधर 53, तो इधर लार्ज एंगल है, तो इधर का मटेरियल ज्यादा है, सिंपल समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट डायरेक्शन में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। इधर है परपेंडिकुलर पैरेलल। अब हम मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर पहले हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। के लैम्डा, के लैम्डा डी की जगह हम क्या रखेंगे बताओ, 8 मीटर रखेंगे क्या? हमें ये डिस्टेंस 10 गिवन है। ध्यान से, हमें डी जो गिवन मतलब क्वेश्चन में अपन ने जो फॉर्मूले में डी लिखा है, ये इस पी पॉइंट और इस रॉड या लाइन चार्ज के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये 10 है तो ये 8 होगा। कैसे 8 आया? cos 37 लगा लो, ठीक है ना। तो के लैम्डा बाई 8, ब्रैकेट में कौन कौन सा एंगल आएगा बताओ, साइन 53 माइनस साइन 30, सॉरी प्लस साइन 37, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट में प्लस का साइन आता है। तो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से आएगा के लैम्डा बाई 8 और इधर से आएगा 4/5, 7/5, सही है। तो 7/40 के लैम्डा सिंपल। तो ये आया परपेंडिकुलर पैरेलल। तो के लैम्डा बाई 8 यदि मैं डायरेक्ट लिखूं तो 1/5, तो इधर से आ जाएगा के लैम्डा बाई 40। अब इसी को यदि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ई बराबर लिखूंगा के लैम्डा बाई 40 कॉमन लेके 7 i कैप प्लस जे कैप। क्या तुम्हें ये आंसर समझ आया? तो यस का मैसेज करो। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का। ये आंसर मैच हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो यस का मैसेज करो। बहुत ही बढ़िया। चलो सेकंड सॉल्व करेंगे। तो देखो सेकंड में प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमें ये एंगल गिवन है, जबकि हमें फॉर्मूले में बोला गया है कि इधर के हमने एंगल को अल्फा और बीटा कंसीडर किया है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम अल्फा बीटा फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 30 तो ये 60 और ये कितना हो जाएगा 30। समझे क्या बात को? हमने पहले अल्फा बीटा सॉल्व किया, क्योंकि फॉर्मूले में एंगल हम ये वाला रखते हैं, इधर वाला नहीं रखते हैं। ठीक है चलो, मैं इसमें भी तुम्हें दो कंडीशन दे रहा हूं, बताओ कौन से डायरेक्शन में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फर्स्ट या सेकंड? मैसेज करो। किस डायरेक्शन में मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करूं, फर्स्ट या सेकंड? मिस्टेक नहीं, सोच समझ के आंसर करना है अपने को। फर्स्ट, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इधर का लार्ज पोर्शन है तो ये रहने वाला है, तो इधर के अपन कंपोनेंट्स कर लेंगे। तो देखो करते हैं सॉल्व। ई परपेंडिकुलर की बात करते हैं, के लैम्डा डिस्टेंस हमें डायरेक्ट गिवन है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। हमें पता है साइन 30 और साइन 60, तो ये रखें अपन सिंपल। अच्छा, ई पैरेलल की बात करें तो के लैम्डा बाई 2, यहाँ 1/2 या फिर √3/2 -1/2, क्योंकि हमें पॉजिटिव बना के लिखना है। सही है ना? देखो अच्छे से। और हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो के लैम्डा बाई 2 बाहर निकालेंगे, ऊपर लिखता हूँ के लैम्डा बाई 2 बाहर, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे √3 + 1/2 आई कैप एंड √3 - 1/2 जे कैप। ये है आंसर सेकंड का। समझ आया क्या तुम्हें?
लास्ट स्टेप समझा दीजिए। देखो लास्ट स्टेप में क्या करा कि सिंपल हमें ई परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर किस तरफ है, सॉरी सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर में जे आएगा, यहाँ पे जे आएगा और यहाँ पे आई आएगा। परपेंडिकुलर किस तरफ है बताओ, जे डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ पे जे लगा दिया परपेंडिकुलर के साथ, ठीक है। और पैरेलल किस तरफ है, इस तरफ आई की तरफ, हमने यहाँ आई लगा दिया, सही है ना। देखो एक बार अच्छे से, कुछ आइडिया लग रहा है क्या तुम्हें। अभी अपन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके बहुत सारे केसेस देखेंगे, तो अभी अपन ने जस्ट स्टार्ट किया है। आई थिंक तुम्हें ये समझ में आने लग गया होगा कि अपन कर कैसे रहे हैं अब। हाँ, और पॉइंट ये है कि हम हमेशा ऐसा क्यों, मैं जैसे तुमने देखा हो कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपन पहले मैग्नीट्यूड पे काम करेंगे फिर डायरेक्शन पे काम करेंगे, ऐसा मैं बार बार क्यों कहता हूँ। ये मैं तुम्हें कंफ्यूजन से बचाने के लिए करता हूँ, क्योंकि कुलाम्स लॉ का ही क्वेश्चन यदि वेक्टर फॉर्म में पूछ दिया जाए ना तो डिफिकल्ट बन जाता है। सिंपल अपने को 2-3 चार्जेस दे दिया जाए और कहा दिया जाए कि फोर्थ चार्ज पे फोर्स निकालो इन वेक्टर फॉर्म, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया बेसिकली, क्योंकि हम वेक्टर में अटक जाएंगे। तो हमने इसका तोड़ क्या निकाला कि मैग्नीट्यूड अपन सॉल्व कर लेते हैं और यूनिट वेक्टर सॉल्व कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर सॉल्व करने आता है, मैग्नीट्यूड भी सॉल्व करने आता है, लगा देंगे उसके बगल में। तो हम यही अप्रोच अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ कि अल्फा बीटा हमें याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, माइंड में हमें बहुत कम स्ट्रेस हमें देना पड़ रहा है। मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि इसे हम अल्फा मानेंगे, इसे बीटा, सिंपल किसी के सामने कोई भी रख दो, क्योंकि हमें मॉड लगाना है, पॉजिटिव बना के लिखना है, डायरेक्शन का काम अपन ने लॉजिक से कर लिया। और ये ऐसा लॉजिक है जो हम कभी भूलेंगे भी नहीं, राइट, इसमें भूलने की कोई बात ही नहीं है। कनेक्ट कर पा रहे हो क्या चीजों को अच्छे से, यस का मैसेज करो, सब कुछ अच्छे से समझ आया हो तो। हाँ, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, एचसीबी में 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है ना, जैसे अपन ने 10 तक सॉल्व किए हो ना, 1 to 10 किए हो, अब 11 से 20 तक तुम्हें सॉल्व करना है। हाँ, 11 से 20 तक सॉल्व करना है, ये होमवर्क है। और ये अपन मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, ये जो होमवर्क है ये अपन कल मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल नहीं, अभी नहीं, क्योंकि कंटेंट कुछ खास नहीं हुआ है ना, अभी रुक जाओ मॉड्यूल के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ये जो डेरिवेशन अपन ने किया ना, घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी डेरिवेशन किए हुए रहते हैं ना, तो अपने बैकग्राउंड माइंड में ना बहुत बड़ी चीजें अच्छे से समझाने के लिए कुछ कैलकुलेशन फिट रहता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है उतना ही। तो एक बार कैलकुलेशन कर लोगे तो अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा। चलो, कल का टाइम मॉर्निंग में मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबली 11:30 का रहने वाला है ना, मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा 11:30, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय। हाँ, 11 से 20 ही कल डिस्कस करूंगा, जिसके जिसे डाउट्स आएंगे वही आएगा, अदरवाइज आने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। 11 से 20 तक का डिस्कशन होगा। चलो ओके बाय, मीटिंग एंड कर रहा हूँ।